वाले को कंप्लीट कर लिया था और हमने उसके एमसीक्यूज को भी काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया था। आज हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि भाग 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम भाग 4 शुरू करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ आपको बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले हम वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे जो बुक में जो टॉपिक दिए हुए हैं जो और भी एग्जाम्स में आते हैं वो भी मैं आपको बाद में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो आप बस आपको करना ये है कि मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए और उसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसको भी मुझसे पूछते रहिए। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। ठीक है, इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। तो देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनको कौन से भाग में रखा गया है और कहाँ से लिया गया है और इनको क्यों लाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें भाग 4 में रखा गया है संविधान के और अनुच्छेद 36 से 51 में इनका वर्णन है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नीति निर्देशक तत्वों को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी और कौन लेके आया, किसने सलाह दी। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने संविधान निर्माण आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो BN राव थे उन्होंने सबसे पहले संविधान निर्माण की विचारधारा पेशकश की थी। ठीक है, वो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने ही कहा था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हें 2 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। भाग 1 जिनको न्यायालय में चुनौती दी जा सके और भाग 2 जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। ठीक है, उन्हीं की विचारधारा से ये उत्पन्न हुआ कि उनके विचारों को काफ़ी हद तक स्वीकार तो किया गया लेकिन मौलिक अधिकारों के तहत नहीं रखा गया। जिन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी उन्हें मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया और जिन्हें नहीं दी जा सकती थी उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मैं लिख के दे रही हूँ। और आयरलैंड के संविधान में इन्हें स्पेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है, और बेसिकली जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको इसलिए भी रखा गया है कि ये एक तरीके के राज्य के दायित्व हैं। इनके इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य कोई भी नीति को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा और उदार बौद्धिक गांधीवादी विचारधारा को इसमें सम्मिलित किया गया है ताकि जो हमारे देश में समानता आर्थिक, जिसकी हम शुरू से लेकर चर्चा करते आ रहे हैं, उसकी समानता, आर्थिक सामाजिक समानता को स्थापित कर सकेगा। ठीक है, तो बस आज देख लेते हैं कि शुरू में इनका वर्गीकरण जो है वो संविधान के अंतर्गत नहीं किए रखा गया है, बट इनकी जो विचारधारा को सम्मिलित किया गया है उसके अंतर्गत मैंने इनका 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बुक्स में तो आपको इनका वर्णन मिलेगा लेकिन संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है, वैसे उल्लेख तो है। ठीक है, तो मैंने इनको डिवाइड करके इसलिए आपको बताया है क्योंकि मुझे लगा कि इनको याद करने का ये सही तरीका है, क्योंकि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बहुत लंबा हो जाता है और उनको एकदम ही याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने कहा शायद आपको डिवाइड करके 3 भागों में पढ़ाऊँ तो आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो सबसे पहले देखते हैं समाजवादी। इसके अंतर्गत सबसे पहला है कि अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य भी है कि राज्य में लोक कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित किया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा। मतलब राज्य का ये दायित्व होगा कि वो हमारे देश की जनता के कल्याण के लिए उसके अपने विचार रखेगा और उसके उस दिशा में बहुत काम करेगा और सभी को समान अधिकार प्रदान करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 में कहा गया है नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधन एवं पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अब देख लीजिए यहाँ ये व्यवस्था की गई है समान कार्य के लिए समान वेतन। मीन्स हमारे देश में ये स्थापित अभी भी है कई जगह कि स्त्रियों और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है और उन्हें एक ही काम के लिए बराबर अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कई जगह अभी भी हम बोलते हैं, हम समानता की बात करते हैं लेकिन हम खुद ही उसको अप्लाई नहीं करते हैं। कई जगह एक ही काम के लिए स्त्री को नीचे दिखाया जाता है और पुरुष को ऊंचा समझा जाता है। ठीक है,
तो उसमें यही कहा गया है कि किसी भी कार्य के लिए अगर वो सेम कार्य स्त्री पुरुष दोनों कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाए। ठीक है, इसके बाद आते हैं 39A में, इसमें कहा गया है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, मैं आपको पहले बताया था कि हमारे यहाँ कानून, जब समानता का अधिकार बताया था तब मैंने आपको बताया था कि कानून के समक्ष सभी को समान समझा जाएगा। तो वही इसमें कहा गया है कि समान न्याय मतलब सभी को न्याय के जो न्यायपालिका है, जो हमारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उसके नज़रिए से सबको समान समझा जाएगा और सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था की गई है और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 41। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा व सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। कुछ मामले जैसे कि बेगारी, बुढ़ापा के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं किया जाएगा कि किसी को काम दिया जाएगा किसी को नहीं दिया जाएगा। मतलब सब किसी भी दशा में, कुछ दशाओं में जैसे बेगारी, बुढ़ापा है तो अगर वो काम चाहता है तो उसको दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान इसमें किया गया है। हमारे देश में पहले मातृत्व मृत्यु दर बहुत थी, अब हमने उसको कंट्रोल कर लिया है धीरे धीरे। तो अनुच्छेद 42 में इसी का उल्लेख किया गया है कि मानवीय कार्य और दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान का दायित्व सरकार का होगा। ठीक है, फिर कहा गया है कि कर्मचारियों को निर्वाह वेतन की व्यवस्था की गई है। राज्य का यह दायित्व होगा कि वो कर्मचारियों के लिए उनकी वेतन की व्यवस्था आदि करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। इसमें कहा गया है कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनके प्रबंधन के लिए राज्य उनको प्रोत्साहित करेगा और कर्मचारियों को कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगा और उसमें सहभागिता भी करेगा। अगर वो चाहते हैं कि हम कुटीर उद्योग ये सब जो है, स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है कुटीर उद्योग से रिलेटेड, तो उसमें ये कहा गया है कि राज्य का दायित्व होगा कि वो छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देगा और कर्मचारियों को सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, 47 में आते हैं पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक कल्याण को सुधार करना। देखिए, हम ये लोक कल्याणकारी, लोक कल्याण, ये समानता, ये आर्थिक न्याय, ये सब हम देखते आ रहे हैं और हर जगह ये वर्ड हमें सुनने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे देश का उद्देश्य ही यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सभी को समान नजरिए से देखना है। तो इसमें भी यही कहा गया है कि पोषाहार स्तर को बढ़ावा देना है, मतलब सभी को कोशिश की जाए कि सभी को आज मतलब खाना मिल सके, खान पान के स्तर को बढ़ावा मिले और जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके और लोक स्वास्थ्य का सुधार किया जा सके। मीन्स वही मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे देश में मातृत्व मृत्यु दर बहुत थी, अब हमने कम कर लिया है। तो इसके अंतर्गत यही टारगेट किया गया है कि जो हमारे स्वास्थ्य का सुधार, लोक स्वास्थ्य है जो, उसको बढ़ावा दिया जाए और जो मतलब होते हैं ना कि मतलब मृत्यु दर ज़्यादा होती है, कभी किसी वजह से लोग मर रहे हैं, तो उस कोशिश की जाएगी कि लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए और पोषण स्तर को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं गांधीवादी। ठीक है, ये बेसिकली गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए जो गांधी के जो विचार थे उनको नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से शामिल किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों में उनकी विचारधारा को पेश किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। मतलब जो हमारे ग्राम हैं उनमें पंचायतों का गठन किया जाएगा और उन्हें स्व कार्य के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी ग्राम स्तर पर। ठीक है, इसके बाद आते हैं 43 अनुच्छेद में कहा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। देखिए, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है अभी भी और अभी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए सरकार का ये दायित्व होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं उनको स्थापित किया जाए और अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो सरकार का दायित्व होगा कि उनको लोन प्रोवाइड कराए ताकि वो और प्रोत्साहित हो सके और जो बेरोजगारी है उनको खत्म किया जा सके। ठीक है, इसके बाद आते हैं सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। 43(20) को बेसिकली ये पहले नहीं था, इसको 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वो सहकारी समितियों की स्थापना
प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा करना। ठीक है, वही कि जो हमारे अनुसूचित जाति हैं, जो दलित जिनको दलितों के अंतर्गत रखा गया है, उनको समान नजरिए से देखा जाएगा और उनको कमजोर, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उनके आर्थिक हितों को उनको संरक्षित किया जाएगा और उनको अन्याय से बचाया जाएगा और उन्हें शोषण से मुक्ति प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत कई प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार में भी कहा गया है कि ये सब जो है वो मतलब इसके दंडनीय अपराध की व्यवस्था की गई है और उसको लीगल नहीं माना गया है। ठीक है, इसके बाद है 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। इसमें ये कहा गया है कि सरकार का दायित्व होगा कि वो कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दे। जो दुधारू नस्ल है हमारे यहाँ इंडिया में, कोई भी पशु किसी भी कैटेगरी में दुधारू जो है, जो उसको बढ़ावा देगा, उसकी नस्ल को, उनका संरक्षण करेगा और कृषि क्षेत्र मतलब उनको नष्ट नहीं किए जाएंगे, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ 50 से 60% जो पॉपुलेशन है वो कृषि पे ही निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद आता है उदारबौद्ध। इसमें अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। इसकी अब संहिता से आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये क्या है। तो हमारे देश में दो तरह की संहिता की स्थापना की गई है, एक तो आती है सामाजिक और एक नागरिक संहिता। सामाजिक संहिता के अंतर्गत कहा गया है कि जो हमारे क्रिमिनल्स मामले हैं वो सामाजिक संहिता के अंतर्गत आते हैं और उनके लिए मतलब कोई भी होगा, किसी भी धर्म से रिलेटेड होगा, उसके अंतर्गत सभी को समान समान दंड दिया जाएगा सभी को। मतलब उसके अंतर्गत किसी को भी भेदभाव नहीं किया, कोई भी धर्म से अगर संबंध रखता है, अगर वो कैसा भी अपराध करता है तो सभी के लिए समान दंड की व्यवस्था की गई है। ठीक है, दूसरा आता है नागरिक संहिता। नागरिक संहिता के अंतर्गत आपके विवाह, गोद लेना, तलाक, ये सब चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि हर प्रत्येक धर्म में अपना अलग अलग रिवाज रहता है। तो इस नज़रिए से सरकार नागरिक संहिता के नज़रिए से सभी को समान नहीं कर पाई है, एक समान की व्यवस्था नहीं कर पाई है। इसलिए कहा गया है कि क्योंकि कर नहीं पाई है तो हम न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व हमारे मौलिक अधिकार नहीं। तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी शामिल की गई हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और अगर दी जाती तो फिर सरकार खतरे में आ सकती, इसलिए इनको अपरिवर्तनीय कहा गया है। ठीक है, सॉरी, परिवर्तनीय कहा गया है, मतलब इनको न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकती, न्यायालय इसके लिए रिट जारी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद आते हैं 45 में कहा गया है बालपन पूर्व देखभाल, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को शिक्षा। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 21A में व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा कि जो हमारे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता मीन्स निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये जो 21A में जो प्रावधान किया गया है वो पहले हमारे 45 अनुच्छेद में ही था, लेकिन उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे हटा के, संविधान संशोधन 2002 द्वारा हटा के अनुच्छेद 21A में रख दिया गया है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो था वो गैप हो गया, इस चक्कर से फिर क्या हुआ कि तो थोड़ा बहुत इसमें चेंज करते हुए इसमें क्या आ गया कि बालपन पूर्व देखभाल, 6 से कम आयु वाले बच्चों को शिक्षा का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आ सकता है कि जो प्रावधान था वो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया और इसको पहले किस में रखा गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं 49 में। इसमें कहा गया है स्मारक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। मीन्स जो हमारी पुरातत्व संपदा है, जैसे कि लाल किला है, आगरा है, तो उनकी संरक्षण का दायित्व राज्य सरकार का होगा और उनको प्रॉपर सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब 50 में आते हैं। 50 में कहा गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका हमारी जानते हैं न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और कार्यपालिका हमारा प्रशासन
है जो सरकार है हमारी, उसको कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि दोनों का पृथक्करण किया जाएगा, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाएगा। क्यों? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ जाएगा। अभी कभी कई 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 जगह भी ये देखा भी गया है थोड़ा बहुत। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 51। इसमें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है, वही कि हम सारा कार्य कर लेंगे और फिर लास्ट में हमें शांति बनाए रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि राज्य का दायित्व होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखे और उसको प्रोत्साहित करे। ठीक है, ये तो थे हमारे नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद इसकी कमियों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स रहते ही हैं। उसके डीमेरिट्स मेरिट्स हम कभी भी पढ़ते हैं तो उसके रहते ही हैं, हर अच्छी बुरी दोनों बातें रहती हैं। तो इसकी नेगेटिव पॉइंट जो है वो यही है कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर दी जा सकती होती तो जो जनता है वो राज्य का सरकार का जो मूल्यांकन है वो इसी माध्यम से करती, और वो अपना जो रिजल्ट है मतलब वो वोट के माध्यम से देती। इसलिए इनको न्यायालय में चुनौती लायक नहीं समझा गया, मतलब उनको सिर्फ एक बोल सकते हैं सलाहकारी या एक कर्तव्य जो है दायित्व के तहत रख दिया गया है। मतलब बाध्य नहीं किया गया है कि कोई भी सरकार ने, मतलब हम लोग जो जनता है वो सरकार को बाध्य नहीं कर सकती है इसे इन्हें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बस ये तो थे हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व। कल हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।